अभी तक हमने देखा कि जियांग और शिया दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब उसके बाद हमें शिनरेन और शिया को दिखाया जाता है। तो शिनरेन शिया से कहती है कि अगर तुम्हारा कहीं जाने का प्लान है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो शिया कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जा रही हूँ। तो शिनरेन पूछती है कि क्या ये वही है जिससे तुमने मुझे पहले मिलाया था। तो शिया इस पर हाँ कहती है। तो शिनरेन भी ये सुनकर काफ़ी खुश होती है और फिर शिनरेन कहती है कि मैं सच कहूँ तो मुझे उन कपल से जलन होती है जो कि अपनी फीलिंग आसानी से बता देते हैं। और जाने से पहले तुम मौसम के बारे में पता कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीक तेज बारिश हो सकती है। तो शिया कहती है कि फिक्र मत करो, हम बस एक ही दिन के लिए जा रहे हैं। तो शिनरेन कहती है कि ठीक है, लेकिन पर तुम्हें मुझे अपना ट्रैवल प्लान बताना होगा क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए क्योंकि हाल ही में बहुत सारे सेलिब्रिटीज गायब हो रहे हैं। तो शिया भी ओके कहती है, जिसके बाद शिनरेन उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शिया अपना फ़ोन चलाने लगती है कि तभी क्विज उन्हें आ जाता है। तो शिया उसे देखकर अचानक से हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है कि ऑफकोर्स काम के लिए, तुम इतने हैरान क्यों हो, ये मैगजीन मेरे पब्लिशिंग हाउस के हक में है और क्या तुम ये जानती नहीं हो। तो शिया कहती है कि मैं जानना नहीं चाहती, मैं तुम्हें आजकल देखती रहती हूँ, क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो। तो क्विज उन्हें कहता है कि मैंने सुना है कि तुम ट्रैवल पर जा रही हो। तो शिया इस पर शौक होकर कहती है कि तुमने तो मेरी इन्वेस्टिगेशन भी कर ली। तो वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे ये जियांग की वजह से पता चला है, लेकिन तुम्हारी अभी की सिचुएशन के हिसाब से क्या तुम्हारा ट्रैवल पर जाना अच्छा होगा। तो शिया गुस्से से कहती है कि मेरी हालत जो भी हो तुम्हें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि तुम इतने गुस्सैल मत बनो, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। तो फिर शिया उसे जियांग से दूर रहने के लिए कहती है। तो वो शिया के क्लोज आकर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम खुद को सेटिस्फाई करो और आराम से रहो। तो शिया कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जियांग ऐसी चीज़ें करे जो उसे पसंद नहीं है। तो क्विज उन्हें कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसे ये सब पसंद नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है, मुझे लगता है कि जियांग भी इसके लिए एक्साइटेड होगा। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तो शिया भी इस पर कुछ सोचने लगती है। मतलब उसके बाद हमें शिया और जियांग को दिखाया जाता है जो कि ट्रेवल पर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जियांग कहता है कि मुझे सच में पता नहीं था कि मौसम आज इतना अच्छा होगा, मुझे लगा था कि तेज बारिश होगी। वहीं शिया उसे घूर कर देखे जा रही होती। तो जियांग कहता है कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। तो शिया बात बदल कर कहती है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो फिर हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो जियांग कहता है कि जिस घर में मैं बचपन में रहता था वहाँ पर एक बहुत ही शांत घाटी है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। तो शिया फिर पूछती है कि हम वहाँ पर कैसे जा रहे हैं, ट्रेन से या फिर बस से। तो जियांग उसे अपनी कार की चाबी दिखाता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। तो शिया हैरान होकर कहती है कि जियांग तुम्हारे पास कार कैसे है। तो जियांग कहता है कि पहले मैं बाहर नहीं जाया करता था, पर अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा इसलिए मैंने कार खरीद ली। तो शिया कहती है कि तुमने इसे खरीद लिया, लेकिन कार खरीदने से पहले तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए था। तो जियांग कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा महंगी नहीं है, और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। और फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। जिसके बाद शिया जियांग से कहती है कि जियांग क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है और क्या तुमने इंश्योरेंस करा लिया है। तो जियांग कहता है कि फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा करो। और फिर वो कार चलाने लगता है। तो शिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो कार काफ़ी अजीब तरीके से चला रहा होता है। तो शिया डरते हुए कहती है कि हम कब पहुँचेंगे। वेल अब देखते हैं कि वो दोनों अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। वहीं शिया सो गई होती है तो जियांग उसे उठाता है तो शिया डर कर उठ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि सिम्बा शिया को कॉल कर रहा होता है, पर शिया उसका कॉल नहीं उठा रही होती है। तो शिहुआन भी फिर उसे ऐसे देखकर पूछता है कि क्या शिया ने अभी भी कॉल नहीं उठाया। तो सिम्बा कहता है कि शिया को लाने में मेरी हेल्प करो, तुम शिनरेन से उसकी लोकेशन के बारे में पता करो और अब मुझे तैयारी करनी होगी। तो शिहुआन भी इस पर ओके कहता है। तो सिम्बा खुश होकर कहता है कि हाल ही में काफ़ी बिजी था इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और मैंने जो सरप्राइज़ तैयार किया है तो क्या वो शिया को सच में पसंद आएगा। तो शिहुआन उसे खुश होकर कहता है कि तुम अच्छे से एंजॉय करना, यानी कि उसे पसंद आएगा। जिसके बाद सिम्बा भी उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वेल अब उसके बाद हमें जियांग और शिया को दिखाते हैं जो कि जियांग के पुराने घर में पहुंच चुके होते हैं। और शिया उस घर को देखकर कहती है कि यह घर बहुत ही साफ और व्यवस्थित है, क्या तुमने इसे पहले से ही बुक कर लिया था। और रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछती है कि यहाँ का मकान मालिक कहाँ है। तो जियांग कहता है कि ये मेरा घर है। तो शिया इस पर हैरान होकर कहती है कि क्या। तो जियांग बताता है कि ये मेरे डैड का है, मेरे डैड यहाँ पर रहते थे और उनकी वजह से ही मुझे ये विरासत में मिला है। तो शिया कहती है कि अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर रहना पसंद करती, लेकिन तुमने इसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। तो जियांग कहता है कि मुझे कीड़े पसंद नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना भी पसंद नहीं है। तो शिया कहती है कि सिर्फ इसी वजह से। तो जियांग उसके पास में आकर कहता है कि शिया चलो रात होने से पहले हम टहलने के लिए बाहर चलते हैं। तो शिया भी ओके कहती है। जिसके बाद अब वो बाहर टहलने के लिए आते हैं, जहाँ जियांग अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ आता था, उस समय मैं अक्सर स्ट्रीम भी खेलता था। तो शिया कहती है कि अब अगर तुम स्ट्रीम खेलोगे तो तुम उससे पहले अपना सैनिटाइज़र यूज़ करोगे। तो जियांग कहता है कि मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स से पहले मुझे कोई जर्म फोबिया नहीं था,
जिसके बाद जियांग अब शिया के बचपन के बारे में पूछता है तो शिया कहती है कि मैं सब कुछ पहले ही भूल चुकी हूँ क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो जियांग कहता है कि तुम डेफिनेटली एक लड़के की तरह रही होगी, एकदम वाइल्ड। तो शिया कहती है कि शायद ऐसा ही था क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे दूसरे भाई बहनों के कंपैरिजन में मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे क्योंकि मैं थोड़ी सी शरारती थी। तो जियांग भी इस पर मुस्कुराता है और पूछता है कि एक बड़ी बहन के अलावा क्या तुम्हारा एक छोटा भाई भी है। और फिर वो ऐसे ही अपनी फैमिली के बारे में बातें करते हुए एक नदी के पास आते हैं और नदी के पास आने के बाद शिया उसमें खेलने लगती है और कहती है कि पानी बहुत ही फ्रेश है जियांग, तुम भी ट्राई करो। तो जियांग कहता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसे देखकर लगता है कि ये सच में काफ़ी फ्रेश है। तो शिया कहती है कि ये देखने से भी ज़्यादा फ्रेश है और उसके फेस पर पानी छींट देती है। तो जियांग भी कहता है कि मैं टॉवल नहीं लाया और मुस्कुराता है। तभी शिया को लगता है कि वो इस जगह पर पहले भी आई है। तो वो जियांग को इस बारे में कहती है कि जियांग, मुझे लगता है कि मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ। तो जियांग कहता है कि ये जगह कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है और इस जगह को कुछ ही लोग जानते हैं। तो तब शिया कहती है कि शायद फिर मुझे डेजा वू हुआ होगा। वेल अब उसके बाद देखते हैं कि जियांग और शिया बारिश होने की वजह से घर पर आ जाते हैं और शिया विंडो के सामने खड़ी होती है। तभी जियांग भी नहा कर आ जाता है और शिया को देखकर कहता है कि शिया, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो। तभी शिया जियांग को बस देखती ही रह जाती है। जिसके बाद जियांग अब शिया के पास में आकर कहता है कि शिया, तुम मुझे क्यों पसंद करती हो और तुमने मुझे क्यों चूज़ किया और तुम एक बेहतर पर्सन को चूज़ कर सकती थी, लेकिन तुम्हें मेरे जैसे इतने कमियों वाले पर्सन को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारी यादें हैं जिनके बारे में मैं सोचने की हिम्मत नहीं करता हूँ और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम खुश नहीं होती हो। तो शिया इस पर कहती है कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और इसके अलावा तुम बहुत सुंदर हो और सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें इतना क्यों पसंद करती हूँ। तो जियांग कहता है कि शिया, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैं तुम्हारे थोड़ा और क्लोज होना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। तो शिया कहती है कि जब तक ये तुम हो मेरे साथ सब कुछ ठीक है। जिसके बाद अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं तभी शिया का फ़ोन बजता है। तो शिया को ये पता नहीं होता तो वो जियांग को कॉल अटेंड करने के लिए कहती है। तो जियांग कहता है कि ये तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो शिया जल्दी से फ़ोन उठाकर कहती है कि चाहे तुम कोई भी हो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं फ़ोन रख रही हूँ। और उसे लिंसी ने कॉल किया होता है तो वो उससे पूछती है कि तुम किस काम में बिजी हो। तो शिया कहती है कि लिंसी, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी और कॉल कट करके कहती है कि मैंने फ़ोन रख दिया। तो जियांग कहता है, शिया, क्या तुम्हें कल कुछ काम करना है? और घबराते हुए कहता है कि क्या अब हम सो जाएं? तो शिया हैरानी से कहती है कि सो जाएं? तो जियांग कहता है कि तुम दूसरी मंजिल पर सो सकती हो और मैं यहाँ पर नीचे सोफे पर सो जाऊँगा और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना। तो शिया मन में ही सोचने लगती है कि शिया, तुम क्या बकवास सोच रही हो, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो। और तभी फिर जियांग से कहती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ और बाय कहकर चली जाती है। और अपने रूम में आने के बाद शिया लिंसी पर गुस्सा होती है कि तुम किसी भी टाइम पर कॉल कर सकती हो लेकिन तुमने अभी कॉल क्यों किया था। और तभी लिंसी का उसे कॉल आता है तो शिया भी उसे अटेंड करती है। तो लिंसी कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ और मेरे पास बहुत सारा सामान है। तो शिया उसे बताती है कि मैं घर पर नहीं हूँ और तुम किस लिए आई हो। तो लिंसी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान खरीदा है और मैं तुमसे मिलने के लिए भी आई हूँ। तो शिया कहती है कि तुम मेरे लिए इतनी अच्छी कब से हो गई। तो लिंसी कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं तुम्हें बता दूं कि हम लापता वैम्पायर्स को ढूंढने में कामयाब रहे हैं। तो शिया पूछती है कि क्या सच में वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होंगे। तो लिंसी उसे बताती है कि वो एक लाश थी, यानी जब वो हमें मिले तो वो पहले ही मर चुके थे। तो शिया भी इस पर डर जाती है। जिसके बाद लिंसी उसे कहती है कि मेरी तुम्हारे से रिक्वेस्ट है कि तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना और अकेले कहीं भी बाहर मत जाना। तो शिया कहती है ये कोई शायद साइकोपैथ होगा और ये अनबिलीवेबल है और परेशान होने लगती है। जिसके बाद अब हमें सिम्बा को दिखाते हैं जो कि पियानो प्ले करते हुए शिया और सिहुआन का वेट कर रहा होता है। और तभी शिहुआन भी वहाँ पर आता है। तो सिम्बा उसे देखकर कहता है कि शिया कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई। तो शिहुआन कहता है कि उसे कुछ काम है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई। तो सिम्बा फिर उसे कॉल करने जाता है। तो शिहुआन कहता है कि वो शायद बिजी होगी क्योंकि जब मैंने भी उसे कॉल किया था तो उसने जवाब नहीं दिया और चलो उसे काम करने देते हैं, उसे परेशान नहीं करते। तो सिम्बा कहता है कि क्या सच में। तो शिहुआन कहता है कि मुझे लगता है कि वो अपने काम में कड़ी मेहनत कर रही होगी। तो सिम्बा इस पर मुस्कुराकर कहता है कि ये भी सही है, हमारे शिया को पैसा कमाना बहुत पसंद है, वो सचमुच और भी ज़्यादा प्यारी होती जा रही है। तो शिहुआन कहता है कि शिया जो भी करती है तुम्हारी नज़र में तो वो प्यारी ही होती है। तो सिम्बा भी इस पर कहता है कि वो कभी भी प्यारी ही होती है। तो शिहुआन भी इस पर मुस्कुराता है। जिसके बाद सिम्बा कहता है कि इस जगह को बुक करने के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च किया है और मैंने इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया है और यहाँ तक कि एक गिफ्ट भी खरीदा है। और ऐसा लगता है कि जब से शिया ने उस लड़के को डेट करना शुरू किया है हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम मिल पा रहे हैं। और सैड होकर कहता है कि आज मेरा बर्थडे है। तो शिहुआन कहता है कि मुझे याद है कि तुम्हारा बर्थडे आज नहीं है और तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा असली बर्थडे कब है और इसीलिए अनाथालय ने तुम्हारे लिए एक बर्थडे डेट फिक्स की है, लेकिन ये अभी भी कुछ महीने बाद है। तो सिम्बा फिर सैड होकर कहता है कि ये सही है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब पैदा हुआ था और जब मैं अनाथालय में था तो उन्होंने जो डेट फिक्स की वही मेरा बर्थडे बन गई
और फिर मुस्कुराकर कहता है कि लेकिन मेरे दिल में जिस दिन मैं शिया से मिला वो मेरे लिए पुनर्जन्म का दिन था और इसीलिए उस दिन को मैंने अपना बर्थडे मान लिया। तो शिवान भी इस बात को समझता है, जिसके बाद सिम्बा कहता है कि लेकिन मैंने सच में इस बर्थडे को कभी भी इतनी बार नहीं मनाया, लेकिन मैंने इस जगह को सजाने के लिए पहले ही बहुत पैसा खर्च कर दिया है और शिया भी नहीं आई है, इसलिए मैं इसे तुम्हें देखने देता हूँ ताकि ये बर्बाद ना हो। और फिर अब सिम्बा ने जो लाइट्स वगैरह लगाई होती है वो उसे ऑन करता है और ये नज़ारा सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और फिर सिम्बा शिवान से कहता है कि क्या ये ब्यूटीफुल है, तो वो भी हाँ कहता है मुस्कुराते हुए। जिसके बाद अब वो पियानो प्ले करते हुए एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाता है जो कि सच में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर सॉन्ग प्ले करने के बाद दोनों ग्रास पर लेट जाते हैं। तो सिम्बा कहता है कि भले ही हमारी जातियाँ अलग है लेकिन तुम हमेशा मुझे समझते हो और मेरा सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत सारी चीज़ें करने में हेल्प करते हो और तुमने मुझे फील कराया है कि अच्छे इंसान भी होते हैं। तो शिवान कहता है क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम्हें वापस जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए और मैं तुम्हारे लिए बर्थडे सॉन्ग गाऊंगा। तो सिम्बा कहता है कि दिमाग मत खाओ, जब भी तुम गाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो शिवान फिर भी सिम्बा के लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। तो सिम्बा इस पर हंसने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब उसके बाद हम मिस्टर यूजो और उनके मैनेजर को देखते हैं। तभी एक लेडी उसके मैनेजर के पास आकर कहती है कि क्या आपने इस बच्चे को देखा है, वो मेरा बेटा है, वो घर के रास्ते में से ही लापता हो गया था और वो इसी एरिया में था। वहीं यूजो उसे देखकर समझ जाता है कि ये भी एक वेम्पायर है। तो वो लेडीज़ कहती है कि मेरा बेटा 8 साल का, इतने दिनों में मुझे नहीं पता कि वो ठीक से खा पा रहा है या नहीं, उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो प्लीज़, एक बार इस फ़ोटो को देखो। तो मैनेजर कहता है कि सॉरी, मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो वो औरत कहती है कि जब वो लापता हुआ तो भारी बारिश हो रही थी और उसने पीले रंग के जूते पहने हुए थे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस फ़ोटो को एक बार देखो। तो मैनेजर उसे कहता है कि मैंने सच में उसे नहीं देखा। तभी यूजू उसे कुछ इशारा करता है, तो फिर वो उस औरत को कुछ पैसे देता है और गुड विशेस देता है कि तुम्हारा बेटा मिल जाए, और हाथ मिलाने से उसकी एनर्जी उस औरत के पास चली जाती है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो औरत वहीं चुप खड़ी रह जाती है। वे लोग उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों एक्सपेरिमेंट करने वाली जगह पर आए होते हैं। तभी फिर यूजू 2 लोगों को एक वेम्पायर को एक्सपेरिमेंट के बाद ले जाते हुए देखता है और उसने भी पीले रंग के जूते पहने हुए थे, तो वो उसे देखकर उन्हें रोकता है और फिर उस बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाकर उसे देखता है। तभी मैनेजर भी उन डॉक्टरों को जल्दी से जाने के लिए कहता है, तो वो भी चले जाते हैं। और उनके वहाँ से जाने के बाद यूजू कहता है कि क्या तुम जानते हो कि वो कौन था। तो मैनेजर शर्म के मारे चुप खड़ा रहता है। तो वो कहता है कि वो उस औरत का बच्चा था और फिर प्रोफेसर चेन के बारे में पूछता है, जिसके बाद अब वो उसे प्रोफेसर चेन के पास लेकर आता है। तो यूजू उससे पूछता है कि ये रिसर्च कब खत्म होगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि एक बार जब तुम्हें वेम्पायर्स के नामों की लिस्ट मिल जाएगी और हम स्पेशल जीन वाले उन वेम्पायर्स को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये रिसर्च जल्दी खत्म हो जाएगी। तो यूजू इस पर पूछता है कि अगर फिर वो यहाँ पर आएंगे तो क्या वो सभी मर जाएंगे, और तुमने पहले कहा था कि जिन वेम्पायर्स पर एक्सपेरिमेंट यानी रिसर्च किया जाएगा वो सभी नहीं मरेंगे। तो वो प्रोफेसर कहता है कि इसे बलिदान कहा जाता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, और इंसानों को आगे बढ़ने और जिंदा रहने के लिए बलिदान देना ज़रूरी है। और एक्सपेरिमेंट करते टाइम हम कुछ छोटे चूहों और मेंढकों और खरगोशों का भी तो यूज़ करते हैं, क्या ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है, और क्या अब तुम नरम दिल हो रहे हो और अब तुम पीछे हटना चाहते हो। तो यूजो इस पर सैड वाली स्माइल करके कहता है कि मेरी वजह से पहले ही बहुत सारे वेम्पायर मर चुके हैं और हाँ, मैं पीछे हटना चाहता हूँ। वो बच्चा जो पहले था, क्या तुमने उसे देखा। और गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी किसी बच्चे पर एक्सपेरिमेंट यानी रिसर्च करने की परमिशन नहीं दी है। तो प्रोफेसर कहता है कि एक्सपेरिमेंट मुझे किस पर करना है ये चूज करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्रोजेक्ट तुम्हारे द्वारा ही शुरू किया गया था और तुम खुद अपने हाथों को क्यों नहीं देखते, वो कितने खून से सने हुए हैं। तो यूजू अपने हाथ पीछे करके जेब में रख लेता है। तभी फिर वो प्रोफेसर कहता है कि अब तुम दयावान बन रहे हो। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से कोई भी मरे। तो फिर प्रोफेसर इस पर हंसकर कहता है कि ठीक है, जब तक तुम्हें वेम्पायर के नामों की लिस्ट नहीं मिल जाती तब तक मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, तुम उनके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तो वो भी चुपचाप खड़ा रह जाता है। वेल अब उसके बाद देखते हैं कि सिम्बा शिया को कॉल करने के बारे में सोचता है। तो शिवान कहता है कि क्या आप तुम शिया को कॉल करोगे। तो सिम्बा कहता है कि ज़रूर, क्या मैं सही डेट का वेट करूं, और उसे कॉल करता है और शिया को कॉल करके पूछता है कि शिया तुम काम से वापस कब आओगी। पर तभी उसे शिया से पता चलता है कि वो ट्रेवल पर गई है जियांग के साथ, जो सुनकर उसका मुंह उतर जाता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। तो वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता है और कॉल कट कर देता है। वहीं शिहुआन भी ये सुनकर एम्बेरस होता है क्योंकि उसने सिम्बा से झूठ कहा होता है। तो सिम्बा कहता है कि शिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ट्रेवल पर गई थी और शिहुआन को गुस्से से देखकर कहता है कि तुमने दूसरे इंसान को मुझसे झूठ बोलने में हेल्प क्यों करी। तो शिहुआन भी इस पर एम्बेरस होकर चुप बैठा होता है। वहीं अब हमें जियांग और शिया को दिखाया जाता है जो कि साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी जियांग शिया को 2 फ़ोन केस देता है
और उसे बताता है कि एक मेरे फ़ोन के लिए है, एक तुम्हारे फ़ोन के लिए, और जब भी हम दोनों एक दूसरे के पास होंगे तो ये दोनों चमकेंगे। तो शिया खुश होकर उसे ले लेती है। तो जियांग कहता है कि अब से मैं इसे हमेशा चमकने दूंगा, यानी वो इनडायरेक्टली कह रहा होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तो शिया भी उसे इमोशनली देखने लगती है, जिसके बाद अब जियांग उसके क्लोज आता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सीन काफ़ी रोमांटिक हो जाता है। और ये सीन यहीं कट होता है, जिसके बाद हमें शियाओ को दिखाते हैं। तो यूजू उसके सामने बैठकर चाय पी रहा होता है और उसके लिए भी एक कप चाय मंगाई होती है और कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि शायद तुम्हें इस तरह की इंसानी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा, और उसे उठाकर कहता है कि मैं इसे फेंक देता हूँ। तो शियाओ उसे मना करती है ये कहकर कि मुझे इंटरेस्ट है। तो यूजू फिर उसे पीने के लिए कहता है, जिसके बाद शियाओ उसे पीकर मुस्कुराती है और कहती है कि ये तो इतना कड़वा है। तो यूजू भी ये सुनकर जोर से हंसता है। वहीं शियाओ भी मुस्कुरा रही होती है, तो वो कहता है कि तुम मुस्कुराना भी जानती हो। तो शियाओ कहती है कि मेरी माँ ने कहा था कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मुस्कुराना पसंद था और मैं कभी भी नहीं रोई थी, और मेरी माँ मरने से पहले वो भी मुस्कुराना पसंद करती थी। तो यूजू इस पर कहता है कि मैंने अपनी मोम को कभी नहीं देखा, मेरे पैदा होने के बाद वो पहले ही चली गई थी। तो शियाओ को भी उसके लिए बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपना हाथ आगे करके उसे अपनी एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए कहता है कि मुझे जल्दी जाना है। तो शियाओ मना करती है और कहती है कि तुम भी जानते हो कि एक मिश्रित खून वाले पर्सन की एनर्जी इंसानों और वेम्पायर्स की तुलना में कमज़ोर होती है। एक बार एनर्जी ऑब्जर्व होने के बाद तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है कि तुम इसे फिर से भर सको, और अगर मैंने तुम्हें अपना खाना माना और तुम्हारी एनर्जी ऑब्जर्व की तो तुम बस जल्दी से मर जाओगे। तो यूजू इस पर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जब 17 साल का था तब से मुझे इसके बारे में पता था, और मुझे हमेशा से ही पता था कि मेरे पास भी ऐसा ही एक दिन होगा, बस मुझे ये नहीं पता कि ये कब आएगा। तो शियाओ कहती है कि तुम्हें नामों की लिस्ट चाहिए, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम उन स्पेशल वेम्पायर्स को ढूंढना चाहते हो, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हें बचा सकते हैं, है ना? तो वो भी इस पर हाँ कहता है और कहता है कि ये सच में ऐसा ही है, लेकिन मैं तब से खुद को समझा रहा हूँ, अभी मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में बेहतर लाइफ जी पाऊंगा। तभी शियाओ कुछ सोचती है और मैनेजर को दिखाकर कहती है कि मैं उसे खाना चाहती हूँ। तो मैनेजर भी उसके पास आता है। तो शियाओ उसकी एनर्जी ऑब्जर्व करने के बजाय उसकी गन छीन लेती है और खुद पर तान देती है और यूजू को अपने पास बुलाकर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और फिर यूजू के पास आने के बाद वो उसके कान में कुछ बताती है और बताने के बाद कहती है कि मैं तुम्हें वेम्पायर के नामों की लिस्ट नहीं दे सकती, लेकिन जिस वेम्पायर का नाम मैंने तुम्हें बताया वो वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और मैंने अपने वेम्पायर साथियों को धोखा दिया है, और चाहे ये मेरी अंतरात्मा हो या फिर हेडक्वार्टर, वो मुझे जीने नहीं देंगे। तो यूजू इस पर कहता है कि तो फिर तुम ये बात मुझे क्यों बताना चाहती थी? तो शियाओ इस पर हंसकर कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन तुम इस दुनिया में वो पहले पर्सन हो जिसने मेरी फिक्र की। और तभी खुद को शूट करने ही वाली होती है, पर तभी यूजू उसे बचा लेता है और हाथ से गन लेकर कहता है कि ये तीसरी बार है जब मैं तुम्हें जीने के लिए कह रहा हूँ। तो शियाओ भी फिर चुप हो जाती है, जिसके बाद अब बाहर आने के बाद यूजू कहता है कि उसके वीज़ा और पासपोर्ट की तैयारी करो और इतना पैसा तैयार करो कि वो कई जन्मों तक इसे खर्च ना कर सके, और उसे विदेश भेजने के बाद उसकी बाकी की लाइफ में उसके प्रोटेक्शन के लिए तैयारी करो। तो मैनेजर भी इस पर ओके कहता है। वेल अब उसके बाद हम शिया को देखते हैं, जो कि रनिंग करते हुए कॉल पर शिनरेन से बात कर रही थी कि तभी कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। तो शिनरेन भी इस पर हैरान होती है। वहीं फिर वो शिया को किडनैप करके ले जाते हैं और फिर अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियाओ ने ही यूजू के कान में शिया का नाम बताया था, और फिर यूजू ने उसके बाद ही शिया को किडनैप कराया था क्योंकि वो ही उसे बचा सकती है। और अब उसके बाद देखते हैं कि शिया को एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर लाकर बांध दिया होता है। और बस इसी सीन के साथ पार्ट 17 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ हाइप ज़रूर करें ताकि मेरे वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।